तो हेलो दोस्तों, तो हम लोग इस वीडियो में पार्ट 11 देखने जा रहे हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर का। तो इस वीडियो से हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो से हम लोग फिनॉल को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज देख चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में इसके प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल और फिनॉल एक ही वीडियो में मिलेगा। तो उसी वीडियो में फिनॉल पढ़ा दिया था। पिछले वीडियो में अल्कोहल खत्म हो गया था, तो इस बार हम लोग अब फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने फिनॉल की पढ़ा चुका हूँ। तो अब मैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। देखो, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग। मैं बेसिक से बताना चाहूंगा। जो ऑर्थो मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूंगा। जैसे कोई एक बेंजीन है। ठीक है, एक बेंजीन है। यहाँ पे मैं ए लगा देता हूँ। अब ए क्या है, मैं अभी इसे डिफाइन नहीं करने जा रहा हूँ। ठीक है। अब ये जो कंपाउंड है, इसको हम लोग ऑर्थो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग बोलेंगे या फिर मेटा डायरेक्टिंग बोलेंगे। ठीक है। वो ऑर्थो पारा या फिर मेटा डायरेक्टिंग, लेकिन किस समय में क्या ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग बोलेंगे और किस समय में मेटा डायरेक्टिंग बोलेंगे। दोनों एक साथ ऑर्थो पारा और मेटा डायरेक्टिंग कोई भी कंपाउंड नहीं हो सकता है। एक बार में ऑर्थो पारा होगा या फिर एक बार में सिर्फ मेटा होगा। इतना समझ में आ गया होगा। अब बात है, मैं ए को डिफाइन करने जा रहा हूँ। जैसे ही मैं ए को डिफाइन करूंगा, ये दोनों भी डिफाइन हो जाएंगे, ऑर्थो पारा और मेटा। कैसे? देखो, कोई कंपाउंड है ए। अगर ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब इस इंग्लिश में, हिंदी में इसका अर्थ होगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को सोख ले, खींचने वाला हो, लेने वाला हो, तो उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब जब भी आपको ए अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, फर्स्ट केस अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन या फिर सबसे पहले हम लोग, या फिर ठीक है मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा ना, विड्रॉइंग, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा ना, तो वो हमेशा, ये जो कंपाउंड होगा वो मेटा हो जाएगा। जैसे ही मैं ए बिलोंग्स टू करूंगा, ये बिलोंग्स का साइन है। ठीक है, मैथ में इसका यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे ही अगर मैं इसको क्लासिफाई करूं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये आज हो जाएगा, ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा। ठीक है, मेटा डायरेक्टिंग। सर ये मेटा ऑर्थोपारा ये है क्या, थोड़ा बताइएगा। हाँ, कुछ देर में बता रहे हैं। अभी के लिए बस इतना समझो कि जो ए है, अगर ए बिलोंग्स कर रहा है, ये वाला सिर्फ एक ग्रुप है, कोई भी ग्रुप ऑर्गेनिक का हो सकता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, तो ये पूरा कंपाउंड को जो है मेटा डायरेक्टिंग बना देगा। दूसरा केस है, जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ए बिलोंग्स टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, मतलब एक तो देने वाला, एक तो लेने वाला, और दूसरा केस हम लोग ले रहे हैं डोनेट करने वाला, या फिर या इसको हिंदी में बोले देने वाला। अगर ए अगर ए डोनेटिंग है, तो जो पूरा कंपाउंड होगा, ये पूरा कंपाउंड ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होगा। इस वीडियो को पॉज पॉज करके आप इस वर्ड को अपने लैंग्वेज में लिख ले, काम का चीज है। ठीक है। अगर ए बिलोंग कर रहा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो टोटल जो कंपाउंड है वो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग हो जाएगा। ठीक है। अगर बिलोंग कर रहा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वो टोटल टोटल जो कंपाउंड है, वो टोटल कंपाउंड जो हो जाएगा वो मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा। इतना समझना, ये ट्रिक है, हर जगह काम आएगा। अब इसे मैं इरेज कर देता हूँ। अब यहाँ पे टर्मिनोलॉजी आता है कि सर ऑर्थो और मेटा पारा डायरेक्टिंग होता क्या है। तो मैं एक ग्रुप फिर से वही चीज बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे ए अटैच कर रहा हूँ। ए कोई भी एक ग्रुप है, ऑर्गेनिक का कोई भी, जैसे CH3 हो सकता है, OH हो सकता है, COOH हो सकता है, मतलब कोई भी आप फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। ठीक है। अब अगर ए जो है ए जो है इस वाले कार्बन पे लगा है, अगर मैं दूसरे कलर लूँ तो इस वाले कार्बन पे लगा है,
तो इसके रिस्पेक्ट में, इस वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये वाला जो पॉइंट होगा ना, ये ऑर्थो होगा। ठीक है, ऑर्थो, ओ से मैं डिनोट कर रहा हूँ। ये वाला जो पॉइंट होगा ना, ये मेटा होगा। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट होगा ना, ये पारा होगा। पी से पारा। अच्छा सर, तो ये और ये दो पॉइंट सर बच रहा है, तो उसके बारे में बता रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ, उसके बारे में बता दो। ये वाला जो ये जो हो जाएगा इसके पैरेलल है, मतलब ये दोनों एक लाइन में है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी ऑर्थो हो जाएगा। और ये दोनों लाइन एक पैरेलल में है, तो ये भी क्या हो जाएगा, मेटा हो जाएगा। मतलब एक कंपाउंड में ऑर्थो और पारा तो दो होते हैं, लेकिन मेटा नहीं, ऑर्थो और मेटा तो दो होते हैं, लेकिन पारा सिर्फ एक होता है। देखो पी सिर्फ एक ही जगह लिखा हुआ है, लेकिन एम यहाँ भी लिखा हुआ है, एम यहाँ भी लिखा हुआ है, मतलब दो। मतलब किसी कंपाउंड में ऑर्थो भी दो होते हैं और मेटा भी दो होते हैं, लेकिन पारा जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वन ही होते हैं, एक ही होते हैं। ठीक है, तो यही होता है ऑर्थो पारा डायरेक्टिक। हम लोग इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट के बगल वाला जो होगा उसको हम लोग ऑर्थो बोलेंगे। ठीक है, ये दोनों बगल वाले हैं। ठीक है, और इस पॉइंट के एक कार्बन छोड़ के और फिर दूसरे कार्बन पे आएंगे तो उसको मेटा बोलेंगे। एक कार्बन छोड़ के और एक दूसरे कार्बन पे आएंगे तो उसको मेटा बोलेंगे। और सब, और उसको भी छोड़ के अगर आए सबसे लास्ट वाला दो कार्बन छोड़ के, मतलब एक ये वाला कार्बन छोड़ के एक ये वाला कार्बन छोड़ के अगर आए, तो उसके बाद जो कार्बन बचता है ये वाला कार्बन, वो पारा हो गया। फिर से देखो, ये वाला कार्बन छोड़ के ये वाला कार्बन छोड़ के दोनों तरफ से आ सकते हैं, तो ये हो गया पारा। तो इतना बेसिक नॉलेज आपके पास होगा, मैं उसको फिर भी रिपीट कर दिया है मैंने। अच्छा, एक बात बता देता हूँ। फिनॉल जो होता है ना, वो एसिडिक इन नेचर होता है। शायद मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था। फिनॉल जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। मैं हाईलाइट कराते चलता हूँ। फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव oxygen attract electron from OH bond. The resonating structure of phenol, the phenoic oxygen acquired positive charge. So it takes OH bond electron release easily and phenoxide ion is more resonance stabilized than phenol. ओ भाई साहब, सर आप क्या बोल दिए, कुछ समझ में नहीं आया। सिंपल सा यहाँ ये मतलब है कि फिनॉल जो होता है वो एसिडिक होता है, और एसिडिक होने का कारण ये होता है फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, ये फिनॉक्साइड आयन होता है। जैसे इसमें से H निकालोगे ना, तो OH पे पॉजिटिव निगेटिव चार्ज आ जाएगा और H पॉजिटिव निकल जाएगा। और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर 6 बनता है या 5 बनता है, हमको एग्जैक्टली याद नहीं है, मुझे याद नहीं है कितना स्ट्रक्चर बनता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जीओसी में आपने पढ़ा होगा। तो जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कंपाउंड उतना स्टेबल, उतना एसिडिक होगा। फिनॉक्साइड आयन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला। तो जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है नेचर में, वो एसिडिक होता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, जो कंपाउंड नेचर में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, या हिंदी में बोलूँ इलेक्ट्रॉन खींचने वाला हो, वो एसिडिक होता है नेचर में। ठीक है, तो फिनॉक्साइड आयन के कारण ही मेन ये फिनॉल जो होता है वो एसिडिक होता है, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन एक इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप है। मतलब कुल मिला के ये जो ऑक्सीजन ओ निगेटिव है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये जो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज लगा है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। हम लोग अब बात करने जा रहे हैं एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल। एल्कोहल एंड फिनॉल, इसमें एल्कोहल के बारे में भी थोड़ा सा पोर्शन बताया गया है। चलो ठीक है, इसमें देख लेंगे। देखो मतलब अल्कोहल का यहाँ जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि हम लोग अल्कोहल फिनॉल को कंपेयर कर रहे हैं। ऑल्दो यहाँ फिनॉल के बारे में ज़्यादा देखेंगे, लेकिन अल्कोहल से कंपेयर करके अब बात करते हैं। फिनॉल जो होता है ना, जो ज़्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से। हाँ भाई, ये तो आसानी से बात है, क्योंकि उसका फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है ना, फिनॉक्साइड आयन आर रेजोनेंस स्टेबलाइज। ठीक है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है फिनॉक्साइड आयन, या फिर बोलो इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। बहुत सारा इसका रीजन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग बोलेंगे, अगर प्रॉपर लैंग्वेज में बोलना है तो बोलेंगे फिनॉक्साइड आयन जो होता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। वाइल जो अलोक्साइड होता है, अलोक्साइड जो होता है अल्कोहल में होता है, वो होता है नो
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही नहीं होता है तो वो अनस्टेबल होता है। अभी अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा वो कंपाउंड स्टेबल होता है, और उस हिसाब से हम देख सकते हैं वो उतना ज़्यादा एसिडिक हो। जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा वो कंपाउंड स्टेबल, और उस हिसाब से वो एसिडिक। आगे आगे पढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। इवन इन अलोक्साइड आयन। अभी अलोक्साइड, अलोक्साइड क्या है? तो अलोक्साइड हम बोल सकते हैं जैसे कि ये हो गया CH2 और यहाँ पे O निगेटिव, ये अलोक्साइड आयन है, ठीक है। और यहाँ पे से H पॉजिटिव निकला है। अब ये जो होता है इसमें अलोक्साइड आयन में बोल रहा है, दूसरे कलर लेते हैं। अल ऑक्साइड आयन में प्लस आई इफेक्ट होता है। क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि वहां पे आसपास अल्काइल ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है ऑक्सीजन पे, और मेकिंग इट इवन मोर स्टेबल, मोर अनस्टेबल। क्या सर बोले? कुछ समझ में नहीं आया। ओके, बता रहे हैं। सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट का बात हो रहा है, और मैं आपको हमेशा बताता चलता हूँ कि प्लस आई इफेक्ट से भी ज़्यादा स्टेबल होता है प्लस आर इफेक्ट, जो कि हम लोग इसको बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट को इंडक्टिव और प्लस आर को रिजोनेटिंग इफेक्ट। अब यहाँ पे ये जो मैंने हाईलाइट किया, ये बोलना क्या चाह रहा है ये समझते हैं। आइए समझते हैं। इसको मैं मिटा के एक काम करता हूँ, इसे CH3 और यहाँ पे OH। यहाँ तो OH में से H हटा दो तो ऑक्सीजन पे निगेटिव, अब प्लस H प्लस आ जाएगा, तो इतना समझ में आया। अब हम्म, ये भी हटा दो। एक अच्छा एग्जांपल दे रहे हैं जो एक बार में समझ में आ जाए, ऑल्दो ये भी एग्जांपल सही है। ओके, तो मेरे दिमाग में अभी कोई एग्जांपल याद नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, जो पहले एग्जांपल था उसी को लेके चलता हूँ, जो पहले हम लोग लिए थे। ये नहीं है जी, ये वाला CH2 और O निगेटिव और H प्लस। इसमें क्या बोल रहा है कि ये कार्बन भी, ये दोनों कार्बन भी ना इस पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कि ऑक्सीजन पे, ठीक है। ऑक्सीजन पे ये दोनों कार्बन का भी जो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों कार्बन का भी जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन पे डिनोट करे, डिनोट नहीं, डोनेट करेगा। डोनेट क्यों करेगा? क्योंकि अल्काइल ग्रुप जो होता है, इसको अल्काइल ग्रुप बोलते हैं, वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ठीक है। क्या शो करता है? प्लस आई इफेक्ट शो करता है। और प्लस आई इफेक्ट का काम ही होता है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। और ऑक्सीजन तो और उल्टा है कि उसके पास पहले से ही देख लो ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन, उसके पास इलेक्ट्रॉन का कोई नहीं, कमी नहीं है ऑक्सीजन के पास, क्योंकि उसके पास चार्ज है, वो भी निगेटिव चार्ज। तो अब उसको और इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो उल्टी कर देगा। उसके पास पेट उसका भरा हुआ है इलेक्ट्रॉन से, तो वो उस, अगर इसको लोकल लैंग्वेज में बोले तो, अगर ठीक है इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं रहता तब देते तो चलता, हाँ वो कंपाउंड को स्टेबल कर रहा है। यहाँ पे मान लेते हैं प्लस रहता, तब यहाँ प्लस आई इफेक्ट बहुत अच्छा काम करता है यहाँ, लेकिन निगेटिव चार्ज है, पेट भरा हुआ है, उल्टी कर देगा, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसी कारण से यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि जो प्लस आई इफेक्ट होता है ऑक्सीजन को अनस्टेबल करता है। आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पे आते हैं। ओके, तो अब जल्दी जल्दी छोटा छोटा टॉपिक है तो हम लोग इसको कम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिक फिनॉल। क्या? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल। ओके, इस चीज को मैं मिटा दूं, ये कुछ काम का नहीं है। तो इससे पहले वाले में मैंने कई बार बताया है के क्या होता है एसिडिक कांस्टेंट, और पी के क्या होता है उसी का इनवर्स। के एक दूसरे का इनवर्स होता है, ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स होता है, ठीक है। अगर के ज्यादा है तो पी के कम होगा। तो देखो, के जो होता है वो एसिडिक कांस्टेंट, एसिड कांस्टेंट होता है, तो जितना ज्यादा के होगा ना उतना ज्यादा एसिड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और जितना ज्यादा पीके होगा ना
उतना कम एसिड रहेगा, इसलिए देख सकते हो 1/एसिड स्ट्रेंथ है, 1/एसिड मतलब रेसिप्रोकल। तो मैं इससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ऐसे पीके का मतलब क्या होता है पता है? पीके का मतलब होता है, पीके का मतलब होता है माइनस लॉग ऑफ के ए, ये होता है। कोई भी पी पकौड़ा हो, पी के ऊपर पकौड़ा हो, ठीक है, पकौड़ा, तो इसका मतलब होता है माइनस लॉग ऑफ पकौड़ा, ठीक है। मतलब कुछ भी हो माइनस लॉग लगा के आपको इसका मतलब पीके का मैंने बता दिया, और भी पहले मैंने बताया था, ज़्यादा जल्दी मैं इसे बता दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जहाँ ज़रूरत पड़ेगा मैं रुकूंगा, आराम से बताऊंगा। अब ये सब चीज़ मैंने बहुत बार बताया है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि NO2 हो गया, साइनाइड हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन, जितना भी हैलोजन हो, जितना भी हैलोजन है वो सारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अभी ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग के लिए मैंने इसी वर्ड का यूज किया था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो एक वो जब मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कर रहा हूँ तो ये सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इनमें से कोई भी अगर ए बिलोंग करे तो वो कंपाउंड क्या हो जाता है? अगर आपने पीछे नोट्स में बनाया हो तो वो कंपाउंड क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है तो मेटा डायरेक्टिंग हो जाता है, मेटा डायरेक्टिंग। ओके। इन सभी के ऊपर जो होता है वो निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और ये फिनॉक्साइड आयन को और स्टेबल कर देते हैं अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, ठीक है, फिनॉक्साइड आयन को। फिनॉक्साइड आयन वही हुआ, ये वाला फिनॉक्साइड आयन जो ज़्यादा एसिडिक कर देता है फिनॉल को। हम लोग अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, हाँ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला हो, मैंने अभी कुछ देर पहले रिपीट किया हो, आपने अगर नोट नहीं किया हो तो यहाँ से नोट कर लेना कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, मैं इसे यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला रहेगा ना ग्रुप, उतना ज़्यादा कंपाउंड जो होगा वो एसिडिक होगा, ठीक है, एसिडिक होगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है, इसको नोट जरूर करना। लार्जर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मोर द एसिडिक एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ इनॉल, वही बात ऊपर वाला जो बात है। इलेक्ट्रॉन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, मतलब ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग के लिए जो मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अल्काइल हो सकता है, या इसको अल्काइल को CH3 बोलते हैं, OCH3 हो सकता है, NH2 हो सकता है, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। और जैसे ही ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, समझ जाना ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाते हैं। फेनॉक्साइड आयन के फेनॉक्साइड आयन पे जो है वो तो पहले से ही इलेक्ट्रॉन है, अगर आप देखोगे तो फिनॉक्साइड आयन पे पहले से ही ऑक्सीजन पे अगर निगेटिव चार्ज है उसको और निगेटिव करोगे ऑक्सीजन के पास, तो स्पेस तो है नहीं उसके पेट में, तो वो उल्टी कर देगा। उल्टी करेगा तो इसका मतलब कंपाउंड डीस्टेबलाइज हो जाएगा, मतलब स्टेबलाइज के बदले डीस्टेबलाइज हो जाएगा, और इससे क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगा। अल्काइल ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इन नेचर। अल्काइल ग्रुप तो सबको पता है, जो CH3 होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का। इसी कारण से वो जो होता है ना, स्टेटिक स्ट्रेंथ जो होता है वो कम कर देता है, कारण इसका प्लस आई इफेक्ट है। अल्काइल ग्रुप जो होता है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, कहीं भी अल्काइल ग्रुप जो होता है वो अल्काइल ग्रुप मतलब ये, ठीक है, ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, प्लस आई ग्रुप। इससे कारण क्या होता है कि जो एसिडिक नेचर है वो घट जाता है, एसिडिक नेचर जो होता है वो घट जाता है। आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन विथ बेस, देखो फिनॉल जो होता है वो तो एसिडिक होता है। अब जैसे ही तुम इसको एसिड का बेस के साथ ट्रीट करवाओगे तो क्या होगा? तुम ही सोचो। जब भी हम लोग एसिड को अगर बेस के साथ ट्रीट करवाते हैं तो क्या बनता है? एक बेस बनता है और एक वाटर बनता है, ठीक है। तो ये बेस हो गया, ये भी बेस ही है। तो देखो ये एसिड है, ये बेस है। एसिड बेस को ट्रीट करवाए तो सोडियम फिनॉक्साइड मिला, जो कि एक नेचर में बेस है, और पानी निकला, ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा, रिएक्शन विथ मेटल, मेटल के साथ रिएक्शन अगर कराया जाए तो हम लोग क्या करेंगे? 2 मोल लेंगे फिनॉक्साइड का, 2 मोल मेटल का लेंगे, और यहाँ पे वही चीज़ बना, फिनॉक्सा सोडियम फिनॉक्साइड बन गया ये,
क्या है? सोडियम फेनोक्साइड। मेटल के साथ अगर लेंगे तो ऐसा ही बनता है। मतलब OH जो है, अगर मैं एक बार फिर से बना दूं, बैलेंसिंग तो आपके सामने है, नोट्स में उतार लेना। ये OH जो है ना वो रिलीज हो जाता है, और ये Na जो है वो यहाँ पे आके जुड़ जाता है, और इसी को तो बोलते हैं सोडियम फेनोक्साइड। ये भी सोडियम फेनोक्साइड ही है। ओके। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब रिएक्शन विथ जिंक डस्ट। अब यहाँ पे देखो तुम, ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसको मैं स्टार बना दूं। कन्वर्जन में इसका बहुत काम आता है। आपको अल्कोहल दे देगा, जिंक डस्ट दे देगा, ठीक है। बस इतना आपको जैसे ही दिखे आपको समझ जाना है कि बेंजीन बनेगा। मेन प्रोडक्ट उसका बेंजीन होगा, और बाय प्रोडक्ट में जिंक ऑक्साइड बनेगा, और आप हीट भी लीजिएगा। क्या क्या रिएजेंट, आपको यहाँ पे रिएजेंट याद रखना है। जैसे ही आपको दिखे जिंक डस्ट है और हीट है, आपको समझ जाना है कि ये जो अल्कोहल है, सॉरी फिनॉल है, वो रिड्यूस होके फिनॉक्साइड बन जाएगा। फिनॉक्साइड नहीं, बेंजीन बन जाएगा। बेंजीन। ये बहुत ही रेयर रिएक्शन है, इसीलिए इसको याद करना जरूरी है, और एग्जाम में ये पूछता ही पूछता है। ये रिएजेंट है तो आप याद करो, स्टार 3 स्टार है। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। आप एक एल्कोहल ले लो, और ये रिएजेंट लेना, Na2Cr2 और H2SO4। ये एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, ऑक्सीडाइज कर देगा। एनसीईआरटी में इसका जिक्र था, और इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है, रिएजेंट याद रखना है। जब भी अल्कोहल को Na2Cr2O3 के साथ और H2SO4 के साथ ट्रीट किया जाए तो ये कीटोन है। दो दो कीटोन लगा हुआ है यहाँ पे, देख लो। तो यहाँ इसको बोलते हैं बेंजोक्विनोन, ठीक है। इसको मैं शायद अच्छे से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप देख लेना है। ये इसको, इसमें कुछ रटने वाला नहीं है, जो मैं इसलिए इसको रफ्तार के साथ बता रहा हूँ कि इसमें कोई नॉलेज वाला चीज़ नहीं है। इसको बस सुनना है, समझना है, नोट्स बनाना है, बस। आगे देखते हैं एक बार। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल विथ क्रोमिक एसिड प्रोड्यूस अ कंजुगेटेड डाइकीटोन नोन एज बेंजोक्विनोन, ठीक है। ये क्रोमिक एसिड है, ये क्रोमिक एसिड है। ओके, तो यही लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब अगले टॉपिक पे आते हैं। तो हम लोग अभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल देखने जा रहे हैं। ये इस वीडियो में भी देखेंगे और अगले वीडियो में भी देखेंगे, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, और शायद ये लास्ट टॉपिक है फिनॉल का। फिनॉल बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाएगा, अल्कोहल ही थोड़ा लेंदी था। अब ये टॉपिक है कि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा। मैं कोशिश करूँगा कन्फ्यूज़न कम करने की। अभी आप कॉपी कलम बंद कर लो और बस सुनना, और जैसे ही वीडियो बंद हो तो इस टॉपिक का आप नोट्स बनाना। फिनॉल जो होता है, मैंने पूरे वीडियो में बताया है कि फिनॉल एसिडिक होता है। कारण होता है उसका फिनॉक्साइड आयन, और फिनॉक्साइड आयन मैंने हर बार बताया है कि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। कुल मिला के यही रहता है। ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज रहता है, और नीचे एक बेंजीन रहता है, कुछ इस टाइप का। मैं अभी भी बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, लेकिन जब इसको, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गया है, इसका सर भारी लग रहा है, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को नीचे की तरफ धकेल देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का काम कर रहा है, लेकिन किसी को इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा है। कुल मिला के ये बात है कि इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा है, वापस से ये गिराएगा, लेकिन इसका फिर से सर हल्का लगने लगेगा, वापस ये अपना ले लेगा। मतलब कुल मिला के ये पूरा तरीके से नहीं है इलेक्ट्रॉन देने वाला किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप को, लेकिन यहाँ पे बस बेंजीन में घूमेगा और वापस से ऑक्सीजन पे आ जाएगा, ठीक है। तो इतना कंफ्यूजन दूर करके रखना। इस टॉपिक के लिए ये समझना कि ये जो फिनॉल है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इस टॉपिक के लिए। बाकी आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चल के बाकी इस चैप्टर में समझना। ओके, फिनोलिक ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। पढ़ते चलना।
फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, हाईली एक्टिवेटेड। ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही डोनेट करेगा बेंजीन को तो वो एक्टिवेट कर देता है। एक्टिवेट किसके लिए कर देता है, तो इलेक्ट्रोफिलिक साइट इसका ओपन हो जाता है, किसका, तो ये बेंजीन का। और इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रोफाइल आके इस पे अटैक मार सकता है। जैसे ही ये अपना ओपन करता है, इलेक्ट्रोफाइल आता है, और आता है जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहता है। और ज़्यादा कहाँ रहेगा, ऑर्थोपारा पोजीशन पे। और ऑर्थोपारा पोजीशन पे क्यों रहेगा, क्योंकि जो कुल मिला के ये बात है कि इलेक्ट्रॉन, ये जो ग्रुप लगा है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। जब भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, यहाँ पे आप देख लो, ऊपर भी मैंने बताया है, ऑक्सीजन ट्रैक, कहाँ गया, हम्म, 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 यहाँ पे मैंने बताया था ना। हाँ, तो यहाँ पे देखो, ये क्या है, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है। फिनॉल ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होता है क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का काम ही होता है इलेक्ट्रॉन बेंजीन के ऊपर देना। अब बेंजीन के ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ऑर्थो पे और पारा पे, ठीक है, ऑर्थो पारा पे। लेकिन मेटा पे पॉजिटिव चार्ज, या फिर मेटा पे कुछ नहीं रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, ठीक है, न्यूट्रल रहता है। लेकिन ऑर्थो पे निगेटिव चार्ज और पारा पे निगेटिव चार्ज आता है। तो इलेक्ट्रोफाइल, जहाँ इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के तलाश में रहता है, जैसे उसको दिखता है ये दोनों जगह इलेक्ट्रॉन है तो वो दोनों जगह अटैक मार देता है, ठीक है, दोनों जगह अटैक मार देता है। हाँ सर, ओके, इतना समझ में आ गया। तो इसी को बोलते हैं, ये जो ऑर्थो और पारा डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थो और पारा जो होता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक साइट, जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक मारता है। अब आगे और समझते हैं, तब जाके आपको क्रिस्टल क्लियर होगा। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने एक फिनॉल लिया है, एक ब्रोमीन लिया है। ब्रोमीन के साथ हम लोग ने, इसको बोलते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट, यहाँ पे लिखा हुआ भी है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। और ब्रोमीन वाटर टेस्ट इतना खतरनाक होता है, इतना खतरनाक होता है कि यहाँ पे तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन आके लग जाता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। मतलब ये दोनों तो ऑर्थो पोजीशन है और ये दोनों पारा पोजीशन है। ये सिर्फ ब्रोमीन वाटर टेस्ट में ही हो पाता है, तो ये थोड़ा सा याद रखना कि इसमें तीन तीन एक ही बार में ही अटैक मार देता है इलेक्ट्रोफाइल, तीन तीन, तीन ब्रोमीन एक बार में ही अटैक मार देता है इलेक्ट्रोफाइल पे। और ये जो होता है वो वाइट पीपीटी होता है, वाइट कलर का क्रिस्टल होता है इसका कलर। इसका क्या नाम हुआ, तो दो, अगर हम काउंटिंग करें, एक, अरे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, छ है। अब छ में देख लो, दो पे ब्रोमीन लगा हुआ है, उसके बाद चार पे ब्रोमीन लगा हुआ है, उसके बाद छः पे ब्रोमीन लगा हुआ है। तो 2,4,6, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। लेकिन बहुत लोगों के दिमाग में एक बात आता है कि सर हमको अगर तीन सब्स्टिट्यूट नहीं करवाना है, हमको अगर चाहिए कि सर हमको एक बार में सिर्फ एक ही ब्रोमीन अटैक मारे, तो क्या करना होगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ वाटर नहीं लेना होगा। वाटर एक पोलर प्रोटिक होता है, ठीक है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है उसको प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं। तो एक H2O जो होता है ना, वो डाइपोल मूवमेंट इसमें होता है, तो इससे क्या करता है कि ब्रोमीन का डाइपोल क्रिएट करता है, ब्रोमीन में भी अपने जैसा डाइपोल क्रिएट कर देता है, इसलिए इस पे ब्रोमीन पे भी चार्ज आ जाता है। और एक तरह से समझो कि यहाँ पे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होता है, अगर रफ लैंग्वेज में समझाया जाए तो। और ये सब जो होते हैं ये पोलर होते हैं लेकिन एप्रोटिक होते हैं, मतलब इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है, CH2 लो या फिर CCl4 लो। साथ ही साथ आपको 298 का केल्विन का टेम्परेचर भी लेना पड़ेगा, तो आपको जाके सिंगल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिला, मतलब एक बार में एक ही ब्रोमीन ऑर्थो पे गया, या फिर एक बार में एक पारा पे ही गया, पारा पोजीशन पे।
तो बस यहाँ पे आप रिएजेंट का खेल है, ब्रोमीन तो लिए दोनों केस में, लेकिन एक केस में ऊपर में आप देख सकते हो वाटर लिए, इसलिए इसका नाम ब्रोमीन वाटर टेस्ट हो जाता है। इसमें ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन अगर हम लोग रिएक्शन को अगर CS2 ले ले, सॉरी CS2, हाँ CS2 और CCl4 ले ले, ठीक है, तो हम लोग को मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ऑप्टेन होता है। तो ये देख लो, ऑर्थो पोजीशन पे लगा तो इसका नाम हो गया ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, और पारा पोजीशन पे लगा है तो इसका नाम हो गया पारा ब्रोमोफिनॉल। तो ये था आज का लेक्चर, और आगे का भी अभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बाकी है, तो अगले वीडियो तक उम्मीद है ये खत्म हो जाएगा। पार्ट 11 था, इसका नोट्स बनाइए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।